प्रधानमंत्री दुबई की सफल यात्रा कर स्वदेश लौटे। दुबई में भारत की पहल पर ग्रीन क्रेडिट की हुई शुरुआत। 2028 के लिए COP33 की मेजबानी का दिया प्रस्ताव। उत्तराखंड की सुरंग से सुरक्षित निकले झारखंड के सभी 15 श्रमिकों की हुई वापसी। रांची हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री ने कहा, विभिन्न योजनाओं से जुड़ेंगे श्रमिक। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पंचायतों में दिख रहा उत्साह। लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी की साझा, दूसरों को भी किया प्रेरित। और चक्रवाती तूफान अल नीनो का झारखंड में भी दिखेगा असर। न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं। आज सवेरे से धूप की आंख मिचौली जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के क्रम में कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भेंट की। दुबई में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दुबई में COP28 की एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस दौरान भारत की पहल पर दुबई में ग्रीन क्रेडिट की शुरुआत हुई। इस दौरान भारत ने 2028 के लिए COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के सेरेमोनियल ओपनिंग सत्र के दौरान ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। ये पर्यावरण के लिए व्यापक जीवन शैली लाइफ पहल के तहत चलाया जाएगा। विशेष तौर पर जल संरक्षण और वनीकरण, अवशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण कम करना, टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचे पर जोर होगा। आज मैं इस फोरम से एक और प्रो प्लेनेट, प्रोएक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं। यह है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यह कार्बन क्रेडिट की कमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पर एक उच्च स्तरीय बैठक में शिरकत की। उन्होंने कार्बन क्रेडिट के दायित्व को बढ़ाने की दिशा में एक पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल डिजिटली तरीके से आइडिया और इनोवेशन के साथ ही क्रेडिट स्कोर को भी इकट्ठा करेगा। ग्रीन क्रेडिट के कंसेप्ट से चलेंगे तो पहले डिग्रेडेड वेस्टलैंड के इन्वेंटरी बनाई जाएगी। फिर उस भूमि का उपयोग कोई भी व्यक्ति या संस्था वॉलेंटरी प्लांटेशन के लिए करेगी और फिर इस पॉजिटिव एक्शन के लिए उस व्यक्ति या संस्था को ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। ग्रीन क्रेडिट की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, प्लांटेशन हो, वेरिफिकेशन हो या फिर ग्रीन क्रेडिट जारी करने की बात हो। इसलिए ही आज हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं। ये पोर्टल प्लांटेशन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आइडियाज, एक्सपीरियंसेस एंड इनोवेशंस को एक जगह पर कलेक्ट करेगा। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और इसका 22 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है। इस दौरान 15 बैठकें होंगी, जिनमें 18 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रचनात्मक चर्चा के लिए विपक्ष से सहयोग की भी अपील की है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से 4 तारीख से शीतकालीन सत्र ये शुरू हो,
उत्तराखंड की सुरंग से सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों को झारखंड सरकार 1 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन श्रमिकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से जोड़ने का अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक विनोद सिंह और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने पहल की है और जल्द ही इन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अब समस्या होगी तो समाधान तो करना पड़ेगा और इसी के लिए सरकार द्वार द्वार में भटक रही है और जो सरकार के पास है, जो सरकार ग्रामीणों के लिए सुनिश्चित करती है, बनाती है योजना, वो उनको उपलब्ध भी करा रही है और जो उपलब्ध नहीं है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, मजदूर आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है और हम चाहते हैं श्रमिकों का योगदान देश या राज्य के समग्र विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है। श्रमिक ना हो तो मुझे विकास ठप हो जाएगा। हमारा प्रयास है, हमने तो नीति भी बनाई है, हम श्रमिकों के साथ खड़े भी हैं, चाहे वो यहाँ हो चाहे अलग राज्य में। इससे पहले उत्तराखंड से रांची हवाई अड्डा पहुंचने पर इन श्रमिकों का जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, भाजपा सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सदस्य आदित्य प्रसाद साहू, महुआ मांझी, दीपक प्रकाश और विधायक नवीन जायसवाल तथा विनोद सिंह भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ श्रमिकों का स्वागत किया। इस दौरान श्रमिकों ने बताया कि सरकार के प्रयास से वे सुरक्षित बच सके। उन्होंने कहा कि जब वे टनल में फंसे थे तब प्रधानमंत्री ने बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया था। मोदी से हम लोग को भेंट नहीं हुई है, ऑनलाइन वाली बात। अच्छा, क्या बोले? वो तो हम लोग को कुछ भी नहीं बोले कुछ उतना। क्या लगता है झारखंड में रोजगार की कमी इस वजह से मजदूर यहाँ से पलायन करते बाहर जाते हैं नौकरी के लिए? मजदूर देखिए जाने की प्लान करते हैं, जैसे कि यहाँ की मजदूर क्यों जाते हैं, यहाँ की जब नौकरी नहीं मिलती तो बाहर जाना ही पड़ता है। तो लंबे समय तक असर रहेगा। देखा है, इससे पहले अफगानिस्तान से जिन मजदूरों का घर हुआ था वो लोग यहाँ पर आए, लंबे समय तक घर के बाद इससे पहले मलेशिया के जेल में झारखंड के मजदूर थे, वो भी जब वापस आए तो हमने देखा कि काफी समय तक बाहर जाने की स्थिति नहीं रखती है। इनको भी सदमे से उबरने में समय लगेगा, इसलिए सरकार को चाहिए कि राज्य के अंदर ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह जिले के डुमरी और सदर प्रखंड गिरिडीह के कई पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। मेरी कहानी मेरी जबानी के तहत लाभुकों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी बताई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन जब गिरिडीह सदर प्रखंड के पहाड़पुर पहुंची तो यहां लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वैन के जरिए लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। किसान जनार्दन वर्मा ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से उन्हें साहूकारों से छुटकारा मिला है। पीएम किसान जो है, किसान निधि योजना जो चलाया है मोदी जी, बहुत अच्छा है। एवं किसानों को गरीबता से मुक्ति दिलाता है। किसान लोग पहले खेती करने के लिए कर्ज ले लेते थे, लेकिन आज मोदी जी तो 2-2 हजार रुपए में साल भर में 6,000 रुपया जो देता है,
आलू के सीजन में दे देता है, गेहूं लगाने के लिए देता है, धान लगाने के लिए देता है। अब देखो फसल लगाने के लिए 3 बार जो दे रहा है, हम किसानों के लिए बहुत अच्छा है। यह लाभकारी योजना चलाया है। ऐसा ही प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो कि मैंने हर समय किसानों का उत्थान करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसके लिए हम धन्यवाद मानते हैं मोदी जी का। केंद्र की विभिन्न योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी महिलाओं ने भी साझा की। वहां मौजूद लाभुकों ने कहा कि पीएम आवास, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला और स्वच्छता अभियान से उनकी कई परेशानियों का निदान हुआ है और जिंदगी जीने का तरीका भी बदला है। और हमको राशन मिल रहा है, जब से घर चलाने में हमको बहुत सुविधा हो रहा है। अच्छा से खान पीन हो रहा है, पहले दिक्कत होता था, जब से मिल रहा है तब से बहुत अच्छा से रह रहे हैं, खा रहे हैं। इसलिए सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। जब बाथरूम नहीं मिला है तब नदी जाते हैं, नदी खातिर सोचने पड़ता है, तो अब शौचालय में नहीं है तो फिर घर से करते हैं। पानी टप 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 गिर रहा था, चावल भी गिर गया था, बाल बच्चे भी बहुत जिंदगी जी रहे हैं। तो अभी पीएम किसान जो पीएम आवास जो मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को 2047 तक देश को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प भी दिलाया गया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इधर कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के बंगा, खलार और ढाब पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान लाभुकों ने जिंदगी में आए बदलाव की कहानी साझा की। कोडरमा के बंगा, खलार और ढाब पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एलईडी जागरूकता वाहन के जरिए ग्रामीणों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया गया तथा उसका लाभ लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। मौके पर लोगों को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग के लिए योगदान की शपथ भी दिलाई गई। साकार करेंगे गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस दौरान वहां मौजूद विभिन्न योजनाओं की लाभार्थियों ने योजनाओं के फायदे साझा किए। महिलाओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी बताई। हमको मिला है, हम कैसे करके आवास के नाम बनाए हैं, जैसे बनाइए वैसे करके बनाइए आप, और अभी बहुत अच्छा से रह रहे हैं। और समूह अपना गांव में हम 18 समूह देखते हैं और केडर का काम करते हैं, उसमें जुड़ के अभी बैंक से हम बहुत समूह में लोन भी दिलाते हैं, खुद भी लिए हैं, उससे हम अपना दुकान चलाए हैं। अभी हमारे गांव में अपना पहचान भी हम खुद का बनाए हैं, जो कि बहुत कोई जानते हैं मुझे बिनिया दीदी के नाम से। कोडरमा जिले में कई जागरूकता वाहनों के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को जागरूक करने के साथ ही ऑन द स्पॉट योजनाओं का फायदा भी दिया जा रहा है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के ठिठई टांगर प्रखंड में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों में काफी रुचि नजर आई। दो 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गुलामी देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। ये संकल्प हमें अच्छा से ठीक हुआ, सब चीज का सहायता मिला, हमें कोई चीज खरीदना नहीं पड़ा। हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उस समय हर चीज हमको मिला सुविधा। और तो ऐसा हॉस्पिटल में किया था जो कि हमें पहले ही एडमिट से पहले हमको 20,000 वहाँ फीस जमा करना पड़ता था, उसका बाद में मिला था। लेकिन आयुष्मान के द्वारा से मेरा एक भी पैसा नहीं लगा, जो भी खर्च हुआ सब आयुष्मान से हुआ। सभी को धन्यवाद। पंचायत कुलमिंगरा, राष्ट्रग्राम कुलमिंगरा। पहले हम लोग दूषित पानी नदी पोखर गाड़ी से पीते थे, प्रधानमंत्री के द्वारा जन योजना के तहत अभी शुद्ध पानी पी रहे हैं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। उधर साहेबगंज जिले के विभिन्न पंचायतों में भी इस यात्रा को लेकर उत्साह और जागरूकता नजर आ रहा है। लाभुक कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं और अपनी कहानी के जरिए दूसरों को भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मेरे यहाँ जो सरकार के द्वारा जो योजना अन्य योजना पहुँचाने का काम किया जा रहा है वो सही ढंग से चल रहा है। और मेरे गांव में जो लाभुक हैं अंत्योदय कार्ड के लाभुक है सबको चावल मिल रहा है और मैं इसे सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हूँ। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं जो इनका जो चल रहा है योजना उनसे बहुत मैं खुश हूँ। सरकारी योजना तहत मनरेगा द्वारा तालाब 100/100 का बनाने चाहते हैं और इस तालाब से सिंचाई भी करेंगे और मछली पालन करेंगे। सरकार को धन्यवाद करता हूँ। योजना की तरह गैस कनेक्शन मिला हुआ है 2019 में, जो हमें बहुत चीज की आसानी हुई है। खाना बनाने में समय की बचत हुई है और धूल और धुआं से राहत मिला। पहले हमें सब्सिडी 200 रुपया दी जाती थी, अभी हमें 300 रुपया दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बीएसएफ जवानों के अदम्य साहस और शौर्य की सराहना की। मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले वीर जवान देश के विकास की नींव हैं। अमित शाह ने 59वें बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले बीएसएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने इस दौरान परेड की सलामी भी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ के जवान अपने सभी त्योहार सीमावर्ती एवं दुर्गम स्थानों में मनाते हैं। बीएसएफ जवानों का ये बलिदान देश को सुरक्षित रखता है। मुझे मालूम है आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो। मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट पर भी ध्यान दिया गया है। सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, रेल, रोड, वाटरवे और इसके साथ साथ दूरसंचार की कनेक्टिविटी भी सुधारी गई है। भू सीमा ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीमा सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में सीमाओं की सुरक्षा को चाक चौबंद करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तीनों को तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए के बजट के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छी रेल, रोड, वाटरवे कनेक्टिविटी और दूरसंचार सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। हजारीबाग झारखंड से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस कार्यक्रम पर सवाल उठाया है। पार्टी की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गृह मंत्री ने सैन्य परिसर का दुरुपयोग किया। साथ साथ आप लोग देख भी रहे हैं कि जो बौखलाहट भाजपा के नेताओं में मची है। कल आपने देखा होगा कि देवघर में इफ्को का जो नैनो प्लांट है उसका निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री गए थे स्थानीय सांसद के साथ। उधर भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अनर्गल बयानबाजी का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सलाह दी है कि झामुमो सुरक्षा बलों को अपने राजनीतिक एजेंडे में न घसीटे। उन्होंने कहा कि पूरे देश को इस बात पर गर्व है कि बीएसएफ ने 59वां स्थापना दिवस मनाया। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक शुचिता भूल गई है और अब सुरक्षा बलों को भी अपनी घटिया राजनीति में घसीट रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स न सिर्फ देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। तमाम विषम परिस्थितियों में इसके जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमा की रक्षा करते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्हें भी अपनी नापाक राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश करिए, जिसकी हम कड़ी निंदा। विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गोड्डा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर झारखंड सरकार वाहवाही लूटना चाह रही है। श्री बावरी ने कहा कि रोजगार से लेकर तमाम बिंदुओं पर राज्य सरकार पूरी तरह फेल है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए हेमंत सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का काम कर रही है।
मोर्चा जिसको लीड करेगी सरकार को कांग्रेस और आरजेडी के महत्वपूर्ण घटक है। 2019 में झूठ के बुनियाद पर लोगों को गुमराह करके बड़े बड़े वायदे करके ये सरकार सत्ता में आई, जिसमें युवाओं के लिए सपना था 5 लाख नौकरियों का, 3 लाख घर का उनको जो है आश्वासन था। सभी जितने भी हमारे अनुबंध कर्मी हैं उसको परमानेंट करने का आश्वासन था। 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति और नियोजन देने का वायदा था। इस तरह से कई एक वायदे जो है करके सरकार आई, लेकिन 4 साल हो गए। 4 साल में सरकार पूरी तरह से 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल की जाएगी। मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस प्रक्रिया में प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम 14 टेबलों पर होगा। मतगणना को लेकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। वहीं मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह का कोई बाधा ना आ पाए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कल मतों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम की सुरक्षा और निष्पक्ष मतगणना के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 40 कंपनियां स्ट्रांग रूम में तैनात की गई हैं। उधर मिजोरम विधानसभा के लिए 4 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बजाय सोमवार 4 दिसंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मिजोरम के लोगों के लिए रविवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इस वजह से तारीख में ये अहम बदलाव किया गया। रविवार के दिन ईसाई समुदाय के लोग खास तौर पर चर्च जाते हैं और राज्य में 87% ईसाई समुदाय की आबादी है और इसीलिए लोगों की मांग थी कि मतगणना की तारीख में बदलाव किया जाए। गौरतलब है कि मिजोरम की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। इससे पहले मिजोरम की मतगणना भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के साथ ही 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल ये बदलाव किया गया है। चक्रवाती तूफान अल नीनो का झारखंड में भी असर देखने को मिलेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया है कि अल नीनो के कारण न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। आज सवेरे से ही धूप की आंख मिचौली जारी है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री दुबई की सफल यात्रा कर स्वदेश लौटे। दुबई में भारत की पहल पर ग्रीन क्रेडिट की हुई शुरुआत। 2028 के लिए COP30 की मेजबानी का दिया प्रस्ताव। उत्तराखंड की सुरंग से सुरक्षित निकले झारखंड के सभी 15 श्रमिकों की हुई वापसी। रांची हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री ने कहा विभिन्न योजनाओं से जुड़ेंगे श्रमिक। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पंचायतों में दिख रहा उत्साह। लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी की साझा, दूसरों को भी किया प्रेरित। और चक्रवाती तूफान अल नीनो का झारखंड में भी दिखेगा असर। न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं। आज सवेरे से धूप की आंख मिचौली जारी।